हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 12 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 12 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप पैनल टू लुक इनटू JNK इंटरनेट कर्ब। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को बंद कर रखा है उसके लिए एक पैनल बनाया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्टिविटी की गई है या ये जो कदम उठाया गया है ये एक पेटिशन के बेसिस पे उठाया गया है। जम्मू कश्मीर में जो 4G की फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्ब की हैं बिकॉज जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 का स्टेटस लिया गया है उसके बाद ये जो इंटरनेट कर्ब करने की एक्टिविटीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ है वो इंटरनेट का सहारा लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। तो उसी कारण से ये जो 6 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था उसके बाद लगातार इंटरनेट की जो सुविधा है वो पूरी तरीके से कंटिन्यू नहीं की गई। तो इसी के अगेंस्ट एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और उसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं आया है कि 4G की इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी रोक किस बेसिस पे रोकी गई है और क्यों बहाल नहीं की जा रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है वो जम्मू कश्मीर का बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑर्डर के अनुसार रोकी गई थी और इनको उस लिमिटेड टाइम के ख़त्म होने के बाद ऑन किया जाना था, बट अभी ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए इंक्वायरी करने के लिए, प्रॉपरली इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए एक पैनल बनाया गया है। ये जो पेटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें पेटिशनर के द्वारा कहा गया था कि हाई स्पीड इंटरनेट ना होने के कारण जो जम्मू कश्मीर में मेडिकल एफर्ट्स किए जाने हैं ऑनलाइन सुविधा का यूज़ करके वो नहीं हो पा रहे हैं। जो ऑनलाइन एजुकेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती थी, जितने भी स्टूडेंट्स कोविड-19 के टाइम में स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो घरों में हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा रूट हो सकता था उनको एजुकेशन देने के लिए, बट इंटरनेट ना होने के कारण उनको एजुकेशन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही और जो बिजनेसेस इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो भी नहीं हो पा रहे। तो ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ऑनलाइन एजुकेशन और बिजनेसेस हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है जम्मू और कश्मीर में। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई थी। तो इसी पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन होम सेक्रेटरी के की लीडरशिप में एक कमेटी स्टैब्लिश की है जो जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट या हाई स्पीड इंटरनेट को कर्व करने का गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको इंक्वायर करेगा और उसके पूरे मुद्दे को समझ के सुप्रीम कोर्ट को ही रिपोर्ट सबमिट करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एड्स 4213 केसेस इन हाईएस्ट सिंगल डे राइज। इंडिया में कल के दिन में 24 घंटे में 4213 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं जो अभी तक का एक रिकॉर्ड हाई फिर से बन गया है। 4213 केसेस अभी तक कोविड-19 के ये केसेस एक दिन में नहीं बढ़े थे, 4000 के ऊपर ये आंकड़ा नहीं गया था। पहली बार 4213 केसेस बढ़े हैं जो अभी तक का हाईएस्ट माना जा रहा है। कोविड-19 के टोटल नंबर ऑफ केसेस आज की डेट में 70,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। 70,827 केसेस हैं आज की डेट में। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं 2294 और रिकवर्ड पर्सन, जिन पर्सन ने अभी तक रिकवर कर लिया है कोविड-19 इन्फेक्शन से, वो हैं 22,549। 22,500 के करीब रिकवर हो गए हैं। 2200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है और 70,800 यानी करीब 71,000 पे पहुँच रहा है कोविड-19 का आंकड़ा। अभी तक का हाईएस्ट 4213 केसेस आज के दिन में इंक्रीज हुए हैं, तो ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मोदी आस्क स्टेट टू प्रिपेयर फॉर रैंपिंग अप इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रधानमंत्री और जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीट हुई कल और ये 6-6.5 घंटे तक मीटिंग चली। इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के द्वारा काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई कि किस तरह से जो लॉकडाउन का फेज़ है उसको एक्सटेंड करना है या जो एग्जिट करना है उसकी स्ट्रेटजीज क्या अपनाई जानी चाहिए। तो इसमें कुछ जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें पहले तो यह है कि ग्रीन जोन जितनी है उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे डेवलप की जाए, कैसे स्टार्ट की जा सके। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अभी तक कोविड-19 के कारण बिल्कुल ठप सी हो गई थी उसको कैसे रीस्टार्ट किया जा सके। इसके अलावा रूरल एरियाज़ में कोविड-19 ना पहुँचे
ऐसे एरियाज़ को कैसे किन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करके रोकना चाहिए और कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो गाँव-गाँव तक पहुँचने से रोकने की कोशिशें की जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें सेंटर भी स्टेट्स की हेल्प करेगा। इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर्स का प्रॉब्लम है वो 10 दिन के भीतर सॉल्व करना है, ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया कि 10 दिन के अंदर अंदर जितने माइग्रेंट्स लेबर ऑल ओवर इंडिया अपने अपने घरों पे जाना चाहते हैं वो 10 दिन के अंदर इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद जो दूसरा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के सामने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, वो होगा कि जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनको कंट्रोल करना है। दूसरा जो पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं उनको धीरे धीरे करके ऑन करना है, उस पे मेन फोकस रहने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट न्यूज़ है अ स्वीट ट्री टॉप हार्वेस्ट फॉर वजहाचल ट्राइब मैन। वजहाचल एक फॉरेस्ट डिवीज़न है जो केरला स्टेट में पड़ता है। केरला के एक फॉरेस्ट को वजहाचल फॉरेस्ट कहते हैं और वहाँ पर जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं उनको स्पेसिफिकली उनको वजहाचल ट्राइबमैन बोला जाता है। तो वजहाचल ट्राइब की बात की गई है। अभी कोविड-19 के टाइम में इस ट्राइब के द्वारा लॉकडाउन के पीरियड में फॉरेस्ट में काफ़ी अंदर तक अपना जो एक्टिविटी है वो किया गया। इनकी जो बेसिक एक्टिविटी है वो हनी को कलेक्ट करने की एक्टिविटी इनके द्वारा की जाती है। जो भी हनी बीज होती हैं वो जो हनी बनाती हैं और अपने हाइव्स में रखती हैं, उनमें जाके जंगलों में जाके हनी को कलेक्ट करने का काम इस पर्टिकुलर ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो ये ट्राइब है वजहाचल ट्राइब और इनके द्वारा लॉकडाउन के पीरियड में एक रिकॉर्ड वाइल्ड हनी को कलेक्ट किया गया। तो 1800 किलो का जो रिकॉर्ड कलेक्शन है वाइल्ड हनी का, ये वजहाचल ट्राइबमैन के द्वारा कलेक्ट किया गया। तो एग्जाम में आ सकता है कि वजहाचल फॉरेस्ट कहाँ या कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये केरला स्टेट में है या फिर डायरेक्टली वजहाचल ट्राइबमैन के बारे में पूछा जा सकता है। चूँकि ये न्यूज़ में है तो ये एग्जाम में एक ऑब्वियस क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी यहाँ पर बात की गई है कि करीब 300 ट्राइबमैन इस पर्टिकुलर हैमलेट में इस फॉरेस्ट के डिवीज़न में इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में। 2018 में इनके द्वारा करीब 670 किलो कलेक्ट किया गया था और इस बार 1800 किलो। तो कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कलेक्शन किया गया है इस बार लॉकडाउन के पीरियड में। ये जो प्रोसेस होती है हनी कलेक्ट करने की, ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। इसका जो हार्वेस्ट सीज़न होता है ये अप्रैल से मई महीने का माना जाता है और इसी महीने में डीप इनसाइड फॉरेस्ट ये ट्राइबमैन जाते हैं और 6-7 लोग ग्रुप बना के जाते हैं और जो बड़े बड़े हाइव्स होते हैं जो मधुमक्खियाँ या हनी बीज बनाती हैं उन हाइव से वाइल्ड हनी कलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पर बात की गई है इन वाइल्ड हनी को इनके द्वारा आगे यूनिट्स को दिया जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करके इसको फाइनली मार्केट में निकाला जाता है। तो ये ट्राइबमैन एक्सपर्ट हैं हनी बी से हनी कलेक्ट करने के लिए। और ये केरला या अगर हम बात करें कि एक ट्रेडिशनल स्किल की जब बात आती है तो ये ट्राइबमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वजहाचल ट्राइबमैन वजहाचल फॉरेस्ट केरला में है। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रेड यूनियन में नॉक आईएलओज डोर। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। अभी कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा जो लेबर लॉज हैं उनको रिलैक्स किया गया और कहीं ना कहीं ये जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो कंपनीज़ हैं उनको एक छूट दी गई कि वो कम लेबर लॉ के चलते अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर करीब 10 ट्रेड यूनियन के द्वारा इसका अपोजिशन किया गया और ऑल ओवर इंडिया काफ़ी लोगों के द्वारा इसका अपोज किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मूव लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो यूपी की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू अपने स्टेट में जितने भी जो लेबर से रिलेटेड लॉज हैं उनको रिलैक्स कर दिया है। 2-3 लॉज को छोड़ के लेबर से रिलेटेड बाकी लॉज को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है। और ये जो रिलैक्सेशन किया गया है ये इसलिए किया गया है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक कम लेबर लॉ के चलते हुए, इजी लेबर लॉ के चलते हुए अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। बट ये कहीं ना कहीं जो लेबर्स काम करते हैं जिनके लिए लॉ बनाया गया था उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए ये जो मूव लिया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा, खासतौर पे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये काफ़ी रेट्रोगेटिव मूव माना जा रहा है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और बाकी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसी कारण से इन ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि अब वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ के पास जाएंगे और ये जो लॉज को रिलैक्स किया गया उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे। इन लॉज के रिलैक्स करने के कारण जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको करीब 3 साल का एक पीरियड दे दिया गया है। 3 साल तक ये रिलैक्स लेबर लॉ के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर यूपी, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश और गुजरात की बात की जा रही है, इन स्टेट्स ने जो लेबर लॉ है काफ़ी बड़े लेवल पर रिलैक्स किए हैं। तो ये जो एक्शन लिया गया है इन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये काफ़ी इनह्यूमन है, बिकॉज ट्रेड यूनियन के अकॉर्डिंग लेबर ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम में है। कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के कारण उनकी जॉब गई है, लाइवलीहुड गया है, सैलरी नहीं है, वो मकान का किराया नहीं दे पा रहे लेबर लोग, वो अपने लिए खाना परचेज नहीं कर पा रहे, सही से उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम होने के कारण वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और उसके बाद एक नई दिक्कत ये हो गई है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक फ्री हैंड दे दिया गया है लेबर लॉ को रिलैक्स करके, जो ऐसे जो लेबर लोग हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन जाएगा आगे आने वाले सालों के लिए। यहाँ पर 6 स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है, 6 स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने लेबर लॉ रिलैक्स किए हैं या करने वाले हैं। 3 स्टेट हमने देख लिए, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ऑलरेडी ये कर चुके हैं, बाकी स्टेट भी पाइपलाइन में हैं, वो भी करने वाले हैं। बिकॉज स्टेट थोड़ा अगर लेबर लॉ को रिलैक्स करेगा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लेबरों का जो हित है उनका हित कम करती है ऐसी एक्टिविटीज़ अगर लॉज को रिलैक्स किया जाए। अगर हम आईएलओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके कारण क्या क्या वायलेशन हो रहे हैं। ये पहला तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि आईएलओ का आर्टिकल या कन्वेंशन 87 उसको वायलेट करता है, आईएलओ का 87 कन्वेंशन को वायलेट करता है। यहाँ पर हम 2 कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, एक तो कन्वेंशन 87 है और एक 98 है। जो 87 आईएलओ का कन्वेंशन है वो कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और 98 जो कन्वेंशन है वो बोलता है राइट्स टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेन, इन दोनों का ग्रॉस वायलेशन है स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑर्डर, ऐसा बोला गया है ट्रेड यूनियन के द्वारा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है, कन्वेंशन 144। कन्वेंशन 144 क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो भी लेबर लॉ को मॉडिफिकेशन की प्रोसेस है वो 3 पार्टियों से होनी चाहिए। ये बोलता है इन रिगार्ड टू ट्राई पार्टिज्म हैज़ बीन अंडरमाइंड। इस पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी लेबर ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्टेंसी नहीं ली गई या कंसल्ट ही नहीं किया गया दूसरी पार्टी से। कम 3 पार्टी कौन कौन सी हो सकती हैं? एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लेबर यूनियन। तो इन 3 पार्टीज़ के कंसल्टेशन के बाद, इनकी रजामंदी के बाद ही जो भी लेबर लॉ है वो चेंज होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया है, जो लेबर लॉ या आईएलओ के कन्वेंशन 144 का ग्रॉस वायलेशन है। तो 3 यहाँ पर कन्वेंशन हमने पढ़े, ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है यहाँ पर। कन्वेंशन 87, 98 और 144। 87 बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कन्वेंशन आईएलओ कन्वेंशन 98 बताता है राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, और आईएलओ कन्वेंशन 144 बताता है ट्राइपार्टिज्म इन लेबर लॉज। तो ये 3 कन्वेंशन ये मालूम होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहाँ पर आईएलओ के बारे में देख लेते हैं कुछ बेसिक्स। आईएलओ क्या है और क्या करता है आईएलओ ऑर्गेनाइजेशन? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका जो मेजर काम होता है, जिसका मैंडेट है टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। तो आईएलओ का काम है इंटरनेशनली, ग्लोबली, पूरे दुनिया में एक लेवल के एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करना, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज़ में वो मिनिमम स्टैंडर्ड लेबर्स के लिए होने चाहिए, और उसी के बाद जो लेबर हैं उनको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाएगा। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड तय करता है आईएलओ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में लीग्स ऑफ नेशन के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन एक बॉडी बनाई गई थी, उसके अंतर्गत 1919 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन जो खुद से 1945 में बना था, उसकी सबसे पुरानी और सबसे पहली ये बॉडी है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ के 187 मेंबर्स हैं, जिसमें से 186 आउट ऑफ 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट प्लस कुक आइलैंड, यानी कि यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर है, उसमें से 86 मेंबर आईएलओ के हैं। तो यूनाइटेड नेशन के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल समन्स इंडियन इन्वॉल्व ओवर बॉर्डर रो। इंडिया और नेपाल के बीच एक बॉर्डर या कालापानी रीजन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, वो हमने पिछले 2-3 दिन से हम देख ही रहे हैं। और कालापानी
के कारण जो ये रो चल रहा है, इसमें अब नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के जो एनवॉ हैं, जो एम्बेसडर हैं नेपाल में, उनको बुलाया गया और अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर किया गया। एक तरह से डिप्लोमेटिक नोट ऑफ प्रोटेस्ट दिया है नेपाल की गवर्नमेंट ने इंडिया के एनवॉ को। इंडिया के एनवॉ कौन है या इंडिया के एम्बेसडर कौन है नेपाल में? उनका नाम है विनय मोहन ख्वात्रा। विनय मोहन ख्वात्रा। तो ये पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल विनय मोहन ख्वात्रा। तो इनको एक डिप्लोमेटिक नोट ऑफ प्रोटेस्ट रजिस्टर किया गया नेपाल के द्वारा। और ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरी कहानी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक रोड को इनॉग्रेट किया था, जो रोड बीआरओ के द्वारा बनाई गई थी। ये रोड कहाँ के लिए बनाई गई थी? ये कैलाश मानसरोवर का रूट है और एक शॉर्टकट रूट है जो इंडिया के उत्तराखंड स्टेट से कैलाश मानसरोवर के लिए जो रूट इंडिया का है उसको काफ़ी छोटा करता है। करीब 3 हफ्ते का जो रूट है उसको 1 हफ्ते में इस रूट से कवर किया जा सकता है। अब ये जो कालापानी स्टेट है ये इस रूट पे पड़ता है, कालापानी रीजन इस रूट पे पड़ता है और ये इंडिया और नेपाल के बीच की टेरिटरी है। कालापानी टेरिटरी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और नेपाल के बीच, बट करेंटली ये इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है ये पर्टिकुलर रीजन। नेपाल की अगर माने तो नेपाल कहता है कि ये नेपाल का पार्ट है। कालापानी एरिया करीब 372 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। चाइना, इंडिया, नेपाल के ट्राई जंक्शन में इंडिया क्लेम करता है कि कालापानी उत्तराखंड का पार्ट है, नेपाल क्लेम करता है उसका पार्ट है। और अभी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मैप इशू किया था उसके रिलीज़ होने के बाद, उसके लॉन्च के बाद भी नेपाल ने इसी तरह का एक अपना जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर किया था। अब इस पर्टिकुलर रीजन की हिस्ट्री देखें तो इसका जो ओरिजिन है वो सौगौली ट्रीटी से होता है। सौगौली ट्रीटी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया, जब अंग्रेज़ थे हिंदुस्तान में, तब उस अंग्रेज़ों के द्वारा नेपाल की गवर्नमेंट के साथ की गई थी और ये 1816 में की गई थी। अब हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1816 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में सौगौली ट्रीटी ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अनुसार महाकाली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री होगी। और महाकाली रिवर की जो बाउंड्री है उसका, महाकाली रिवर का जो ओरिजिन है वो कालापानी रीजन है। यहाँ पर आप मैप में कालापानी रीजन देख सकते हैं। ये कालापानी रीजन महाकाली रिवर का ओरिजिन है और इसका जो ओरिजिन है वो क्लियरली डिमार्केट नहीं किया गया था ब्रिटिश इंडिया के कारण। और इस जो रिवर है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो वेस्टर्न साइड में भी है, ईस्टर्न साइड में भी है। नेपाल का मानना है कि वेस्टर्न साइड वाली जो ट्रिब्यूटरी है वो ओरिजिनल महाकाली रिवर है। इंडिया का मानना है कि ईस्टर्न साइड वाली ट्रिब्यूटरी ओरिजिनल महाकाली रिवर है, जिसके कारण यह पूरा विवाद होता है। लिपू लेक पास कालापानी रीजन में स्थित है और लिपू लेक पास इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। 1962 के बाद इंडिया की तरफ से आईटीबीपी या इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स इस पार्ट पे डिप्लॉय की गई और वो चाइनीज़ मूवमेंट को लगातार वॉच करती है और नज़र रखती है। कालापानी रीजन के लिपू लेक पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा एक एंशिएंट पिलग्रिम साइट है। और इसके अलावा जो उत्तराखंड के भूटियाज ट्राइबल्स हैं वो एंशिएंट टाइम से बहुत ही इनका उन भूटियाज ट्राइब के लिए तिब्बत के साथ व्यापार करने का ये एंशिएंट रूट है। तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर रीजन, कालापानी रीजन और लिपू लेक पास। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया पार्ट ऑफ रेस टू डेवलप वैक्सीन। पूरा वर्ल्ड ओवर एक चैलेंज चल रहा है कि किस तरह से वैक्सीन डेवलप की जा सकती है कोविड-19 के लिए, और उस चैलेंज में इंडिया एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। वर्ल्ड ओवर काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, करीब 100 एफर्ट्स किए जा रहे हैं वैक्सीन को डेवलप करने के, तो उसमें से 30 एफर्ट्स इंडिया के हैं। ऐसा बोला जा रहा है इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के द्वारा। इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है? ये हैं के विजय राघवन, जो आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं। के विजय राघवन इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। तो इन्होंने बोला कि करीब 30% जो एफर्ट्स हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए वो इंडिया की तरफ से किए जा रहा है। जैसे हमने पिछले दिनों में न्यूज़ में काफ़ी देखा है कि काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। जैसे कि आईसीएमआर के द्वारा अनाउंस किया गया है, हैदराबाद की एक कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके साथ कोलैबोरेट किया है आईसीएमआर ने टू डेवलप अ पोटेंशियल वैक्सीन बेस्ड ऑन SARS SARS-CoV-2 स्ट्रेन, जो कि आईसीएमआर की एक लेबोरेटरी में इसका स्ट्रेन को आइसोलेट करके रखा था। आईसीएमआर की लेबोरेटरी है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यहाँ पर जो कोविड-19 वायरस है SARS-CoV
2। तो इस वायरस का एक स्ट्रेन रखा था, उसको हैदराबाद की कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे कि वो कंपनी अब रिसर्च करेगी उस पे और आईसीएमआर के साथ मिलकर एक नई एक पोटेंशियल वैक्सीन डेवलप कर सके। और ये जो कंपनी है इंडिया की काफ़ी रिनाउंड कंपनी है भारत बायोटेक, जिसने पहले भी काफ़ी बड़े लेवल पे रोटा वायरस से रिलेटेड वैक्सीन रोटावैक डेवलप की थी और काफ़ी अलग अलग वैक्सीन डेवलप किए हैं। तो इसलिए ये एफर्ट्स और ज़्यादा बूस्टअप किया जा रहा है। इसके अलावा पुणे का एक इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है ताकि एक जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया जा सके। और ये एक पर्टिकुलर वायरस पे स्टडी कर रहा है जिसका नाम है एडेनो वायरस क्या है? इसकी वजह से कॉमन जो कोल्ड होता है वो पर्टिकुलर वायरस को स्टडी किया जा रहा है। कॉमन कोल्ड का वायरस है एडेनो वायरस, उस पर स्टडी किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके साथ ही भारत बायोटेक पहले से भी 2 अदर वैक्सीन्स पे काम कर रही है, जो अलग अलग ग्रुप के साथ ये काम किया जा रहा है। एलिजा टेस्ट हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, कल की न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एलिजा एंटीबॉडी को टेस्ट करने वाला एक टेस्ट है जो डेवलप किया गया इंडिया के द्वारा, और ये एक बड़े पैमाने पर इंडिया में टेस्टिंग किट का रूप ले सकता है। इस समय चाइना की जो टेस्टिंग किट आ रही है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी है, तो अगर हम एलिजा टेस्ट का यूज़ करेंगे जो कि एक एंटीबॉडी टेस्ट है, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज एलिजा टेस्ट की कुछ खासियत है, आरटीपीसीआर के ऊपर का ये टेस्ट माना जाता है। बिकॉज एंटीबॉडी को टेस्ट करने के बाद हम ये भी बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अभी अगर कोविड-19 नहीं है तो क्या उसे पहले कोविड-19 था, यानी कि पास्ट इन्फेक्शन की नॉलेज भी एलिजा टेस्ट देती है। और ये एंटीबॉडी के बेसिस पे है, जो बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट होती है वायरस से फाइट करने के लिए, वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, जिसके कारण ये पास्ट इन्फेक्शन के बारे में भी बता सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उसे कोविड-19 है, उसका पता भी एलिजा टेस्ट से चल सकता है। तो काफ़ी ये अहम अभी इन्वेंशंस किए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट न्यूज़ है NAL मेक्स वेंटिलेटर फॉर नॉन ICU कोविड-19 केसेस। NAL के द्वारा एक वेंटिलेटर इन्वेंट किया गया, बनाया गया, जो नॉन क्रिटिकल पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। अब नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है लेकिन उनके द्वारा ये वेंटिलेटर यूज़ किया जा सकता है। NAL क्या है? NAL एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है जो बेंगलोर में स्थित है। अब इस नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा एक वेंटिलेटर डेवलप किया गया है जिसको बोला गया है बाईपैप, BIPAP, बाईपैप नॉन इन्वेजिव ब्रीथिंग सपोर्ट सिस्टम है, जो नॉन क्रिटिकल नॉन ICU पेशेंट कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके द्वारा यूज़ किया जा सकता है। ये जो वर्जन है इसको बाईपैप बोला जा रहा है। बाईपैप इस पर्टिकुलर वेंटिलेटर को बोला जा रहा है। ये जो प्रीमियम एरोस्पेस लेबोरेटरी है, ये CSIR की लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ये लेबोरेटरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, ये CSR के अंतर्गत काम करती है और इसमें टीम्स होती हैं डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की, और ये सारी टीम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने जो रिसर्च है वो करती है। तो इनके द्वारा ये जो वेंटिलेटर है ये बनाया गया है। तो इस पर्टिकुलर वेंटिलेटर का नाम रखा गया है स्वास्थ्य वायु। ये नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य वायु क्या है? स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर है, एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो NAL के द्वारा बनाया गया है। NAL CSIR की एक बॉडी है, CSIR के अंतर्गत अपना काम करती है और रिकॉर्ड 36 दिन में ये पर्टिकुलर वेंटिलेटर बनाया गया है स्वास्थ्य वायु। ये क्रिटिकल पेशेंट यूज़ नहीं करेंगे, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजीली इस वेंटिलेटर को यूज़ किया जा सकता है। ये आप फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पर ये है वेंटिलेटर जिसका नाम है स्वास्थ्य वायु, NAL ने ये डेवलप किया है। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, मंडीज लिंक्ड टू ई प्लेटफॉर्म सी 65% राइज इन काउंट पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में जो ई नाम एक नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें 65% इंक्रीज़ देखा गया है। अभी तक ये जो ई नाम पोर्टल है इससे जो मंडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पर लिंक नहीं हुई थी, लेकिन 65% ज़्यादा अभी जो लिंकिंग है वो ई नाम पोर्टल से मंडीज़ की हो गई है। कोविड-19 ने एक तरह से बूस्ट दिया है नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर ट्रेड। तो एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए ई नाम पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, जिससे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लोकेशंस पे जो मंडी है वो लिंक हो जाए और जो फिजिकल ट्रेड होता है उसको डिजिटल ट्रेड में चेंज किया जा सके, यानी कि डिजिटली उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। डिजिटली जो
एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनको ख़रीदा और बेचा जा सके। ये मंडी से कनेक्टेड होती हैं और इसका जो यूनिफाइड या एक जो सेंट्रल सर्वर होता है उसे ई नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसको बोला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मंडी अब लॉकडाउन के पीरियड में इन लिंक हुई हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल से। ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है ये एक सुविधा देता है फार्मर्स को और ट्रेडर्स को, एक अनदर ऑप्शन देता है ऐसे टाइम में जिस समय ट्रांसपोर्ट डिसरप्टेड हो और सोशल डिस्टेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो। तो इसी कारण से अभी इस समय ये जो मंडीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हुई है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स यानी ई नैम से। अब ई नैम क्या है, ई नैम के बारे में देख लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, एक वेबसाइट है, एक ट्रेडिंग पोर्टल है जिस पर ट्रेडिंग की जा सके। जो नेटवर्क के करीब 7,000 से ज़्यादा मंडी इससे लिंक्ड हैं। जो मंडीज़ इससे लिंक करती हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ के द्वारा एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जो कमिटीज़ हैं एग्रीकल्चर एपीएमसी कमिटीज़, इनके द्वारा ये मंडीज़ लिंक्ड हैं। ये एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाता है, पूरे देश में एक सिंगल मार्केट बनता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, जो रियल टाइम जो प्राइस फ्लक्चुएसन बता सकता है। यानी कि इस मंडी पे जाके इस ई नैम पोर्टल से पता लगाया जा सकता है कि ऑल ओवर इंडिया किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटी का रियल टाइम प्राइस क्या चल रहा है, और जो भी डिमांड और सप्लाई होती है उसके बेसिस पर इसमें रेट डिसाइड होते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट होता है, डिमांड और सप्लाई पर रेट डिसाइड होते हैं, उसी तरह यहाँ पर कमोडिटीज ट्रेड की जाती है और रियल टाइम प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में, ये इंपॉर्टेंट है ई नैम के लिए। 2016 के अप्रैल महीने में इसको लॉन्च किया गया था, जो अभी तक 2020 तक बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ गया। अब पहले क्यों नहीं बढ़ रहा था? बिकॉज इसको अटेंड करने के लिए या स्टेट गवर्नमेंट की मंडीज़ को अगर कनेक्ट करेंगे हमें ई नाम से, तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने एपीएमसी एक्ट में चेंजेस करने थे। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने जो एग्रीकल्चर कमोडिटी से रिलेटेड एक्ट है उनको चेंज नहीं किया गया, जिसके कारण उन स्टेट्स की जो मंडी है वो नेशनल ई नैम पोर्टल से लिंक नहीं कर पाई। तो एक तरह से लीगल जो ड्रॉबैक था उसके कारण ये लिंकेज नहीं हो पाई। लेकिन अब कोविड-19 के कारण एक तरह से कंपल्सन बन गई थी, फिजिकली ट्रेड हो नहीं रहा था, लेकिन मटेरियल है उसको बेचना था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नहीं तो ख़राब हो जाते, कितने पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी कारण से अब ये जो जंप है काफ़ी हाई देखने को मिला है, बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो अब ई नाम पोर्टल पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा फोकस दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हैं, इसकी शॉर्ट कमिंग्स को चेंज किया गया है। जैसे कि कुछ जो कदम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल महीने में उठाए गए हैं, ये हैं अ ट्रेडिंग मॉड्यूल अलाउिंग फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेड प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम देयर कलेक्शन पॉइंट पे जो ट्रेड में हर्डल्स थे उसको कम करने की कोशिश की गई है, विदाउट ब्रिंगिंग इट टू मंडीज, बिना मंडी पे आए हुए ही वो जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वेयरहाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल को इम्प्रूव किया गया है। जो लॉजिस्टिक मॉड्यूल होते हैं किसी भी कमोडिटी को ट्रैक करने के लिए, वो थोड़ा ईज़ किए गए हैं, और ट्रेड जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है एग्रीगेटर से, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। तो कुछ चेंजेस करके ई नैम पोर्टल को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया गया है, और इसके कारण जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मंडियाँ चलाई जा रही हैं, जो मंडीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ई नैम पोर्टल से कनेक्ट होंगी, और इस पर्टिकुलर एक्शन के बाद जो अलग अलग मंडीज़ हैं वो इजीली एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से लिंक कर सकती है, जो किसानों के लिए एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।